हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो बेटा क्विकली बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट का। हर पॉइंट की अपनी पहचान है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हर पॉइंट की अपनी पहचान होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? सिस्टम ऑफ चार्जेस की। किसी पॉइंट की एनर्जी नहीं, एनर्जी किसकी होगी? चार्जेस की। और पोटेंशियल किसका होगा? किसी पॉइंट का। तो ये चीजें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो क्वेश्चंस मैंने भेजे थे उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों को भेजे थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बट ये करने से पहले थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू फिर से देते हैं, हम एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। देखिए, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास एक फील्ड होगा। फील्ड हर चार्ज की वजह से होगा, हम यहां पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? KQ/r²। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है फील्ड डायरेक्टेड होगा इससे अवे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड डायरेक्टेड होगा इसकी तरफ। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? KQ/r², ठीक है। तो हर पॉइंट की अपनी पहचान है कि इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। और इंटेंसिटी होती क्या है? ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर कूलम ऑफ चार्ज। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, व्हाट डज इट मीन कि अगर 1 कूलम का चार्ज आप यहां पे रख दें तो ये उस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। 2 कूलम होगा तो इंटू 2, 3 कूलम होगा तो इंटू 3, ठीक है। ये इस पॉइंट की पहचान है। और डायरेक्शन बता रही है किस डायरेक्शन में, तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर हमने इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमारे पास था KQ/r। तो यहां पे इसी पॉइंट P पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू V है तो माइनस Q अगर चार्ज लेते हैं इतने डिस्टेंस r पे, इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -V। यहां आप अपनी मर्जी से नेगेटिव साइन नहीं हटा सकते। पॉजिटिव चार्ज के आसपास स्पेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस स्पेस में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। पोटेंशियल क्या है भाई? इस पॉइंट पे आप पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर का अपना पोटेंशियल है, सेकंड फ्लोर का उससे हाई है, थर्ड फ्लोर का उससे हाई है। तो अगर आपको एक फर्स्ट फ्लोर तक जाना है तो आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सेकंड फ्लोर का पोटेंशियल उससे ज्यादा, तो इसका मतलब वहां तक जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो ज्यादा हायर या हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लाके रखते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इट इज वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज। तो इसकी यूनिट V वोल्ट, या हम इसे जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट का पोटेंशियल है लेट अस से 10 वोल्ट। इसका मतलब पर कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से यहां लाके रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 10 जूल। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने E और V को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, E = -dV/dr। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें E का और V का ग्राफ प्लॉट करना था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। तो देखिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डबल होगा तो V हाफ हो जाएगा। अगर यहां पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो ठीक डिस्टेंस डबल होने पे वहां पोटेंशियल कितना हो चुका होगा? 5 वोल्ट, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। मतलब अगर यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज यहां पे 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो डिस्टेंस डबल करने पे, r डबल करने पे r का 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो चुका होगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब वहां पे क्वेश्चन था जिसमें दोनों ग्राफ आपको इकट्ठे प्लॉट करने थे। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होंगे। ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर का ग्राफ पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। तो y एक्सिस पे हमने E भी प्लॉट किया और V भी, दोनों y एक्सिस पे प्लॉट किए हैं। x एक्सिस पे हमने प्लॉट किया r, डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज, ठीक है। तो जहां पे x की वैल्यू 1 मीटर होगी, क्योंकि v क्या था? KQ/r का, KQ/r। तो अगर r 1 मीटर है तो KQ/1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/r², तो ये KQ/1² हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो E और V न्यूमेरिकली इक्वल होंगे कहां पे?
0.4 से डिस्टेंस 1 मीटर पे। जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो पक्की बात है आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 मीटर, राइट। लेकिन 1 मीटर से, और वैसे भी आप देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, इन दोनों ग्राफ की शेप देखने में एक जैसी है। फर्क यह है कि जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है वहां स्लोप ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पे ई वाले ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे जा रहा है। वी वाले ग्राफ ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब वी वाले ग्राफ की स्लोप कम है, ठीक है। और जहां आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है वहां ई वाला ग्राफ नीचे है, वी वाला ऊपर है। क्योंकि मान लो आर की वैल्यू, एग्जांपल लेता हूं, आर की वैल्यू है 2 मीटर, तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 2 का स्क्वायर, ये बना k3/2, ये बना k3/4, तो ई की वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर आर ग्रेटर देन 1 मीटर। और वैसे ही फॉर आर लेस देन 1 मीटर, मान लीजिए यहां एक एग्जांपल लेता हूं, तो आर की वैल्यू लेते हैं 0.1 मीटर, तो यहां आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज 0.1 का स्क्वायर, दैट इज 0.01, ये आ जाएगा k3/0.01। तो देखिए ये वैल्यू बड़ी है कि ये बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब आर लेस देन 1 के लिए ई की वैल्यू हाइयर होगी और वी की वैल्यू लोअर होगी। तो इस तरह से ये दोनों ग्राफ बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, अभी तक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। अगर एक चार्ज का पोटेंशियल है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए यहां 2 3 4 5 चार्जेस हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मुझे चाहिए, तो आप हर चार्ज की वजह से, चार्ज 1 की वजह से देखो पोटेंशियल कितना V1, चार्ज 2 का पोटेंशियल यहां कितना, उसकी वजह से V2, चार्ज Q3 की वजह से मान लीजिए V3 है। आप सबको अलजेब्रिकली ऐड करो, आपको इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल मिलेगा अलजेब्रिकली। हो सकता है किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव हो, अगर वो चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो आप इन सबको ऐड अप करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया था और हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला मैंने नहीं डिराइव कराया था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भेजा था और ठीक भेजा था। वो आ रहा था kp/r² - a²। kp/r वही है बेटा जो चैप्टर 1 में, यहां सारे वेरिएबल्स वही हैं जो चैप्टर 1 में आपने यूज किए थे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल या डायपोल फील्ड जब आप डिटरमिन कर रहे थे, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे आपने देखा था पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है 0। अब यहां पे हम इक्वेटोरियल के लिए, एक्सियल लाइन के लिए अलग अलग से फॉर्मूला ना डिराइव करते हो, हम सीधा फॉर्मूला डिराइव करेंगे एट एनी जनरल पॉइंट P, फिर हम उसको अप्लाई करके, क्योंकि जनरल पॉइंट के लिए हम एक्सियल लाइन का फील्ड भी डिटरमिन कर पाएंगे और इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड भी डिटरमिन कर पाएंगे, राइट। चलिए जरा क्विकली बढ़ते हैं इस पे। सो लेट्स इमेजिन अ डायपोल जिसकी डायपोल मूवमेंट है P, ये किन दो चार्जेस से बना है, -q एंड +q, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ट्वाइस है, ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a। इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल चाहिए किसी जनरल पॉइंट P का। P कहां पे है, P का डिस्टेंस है जी सेंटर ऑफ द डायपोल से r। अब सेंटर ऑफ द डायपोल से डिस्टेंस तो आ रहा है, किस डायरेक्शन में जाना है, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट या विद द लेंथ ऑफ डायपोल। तो आप डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को हो या लेंथ ऑफ द डायपोल के साथ एंगल थीटा पे आगे ट्रेवल करना शुरू करो, ठीक। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P मिलेगा, आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमिन करना है। सो लेट्स सी ये हम कैसे कर सकते हैं। देखो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, यहां दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल डिटरमिन करो, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिटरमिन करो, दोनों को अलजेब्रिकली ऐड करो। यहां पे भी तो वही काम किया था हमने, जब मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे उसमें यही तो किया था। चलिए जरा करते हैं क्विकली। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम बजाय उस डिस्टेंस r को, हमें अगर इस पॉइंट P पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए तो इसका डिस्टेंस यहां से पता होना चाहिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस है r1, वैसे ही इस चार्ज -q का पोटेंशियल अगर आपको पॉइंट P पे चाहिए तो आपको यहां से इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेट अस से दैट डिस्टेंस इज r2। सपोज ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, थोड़ा सा लाइन ये टेढ़ी हो गई है मेरे से, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस है r2, राइट। अब यहां पे अगर मुझे पोटेंशियल डिटरमिन करना हो तो +q का पोटेंशियल होगा kq/r1, -q का होगा kq/r2, -kq/r2, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे। बट r1 हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो r की टर्म्स में है, तो बीच में एक स्टेप हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, हम r1 और r2 की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R
और ए और थीटा, जो वेरिएबल्स हमें गिवन है ए, थीटा और आर, इनकी टर्म्स में हम R1 R2 की वैल्यू को डिटरमिन करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये प्लस क्यू माइनस क्यू जिस पॉइंट पर रखा है उस पॉइंट को नाम देता हूं ए, ये जो पॉइंट है इसका नाम है बी। लेट अस से ये सेंट्रल पॉइंट है तो इसे नाम दे देते हैं सी। दिस पॉइंट इज, लेट अस से दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। अब आप एक काम करें, इस पॉजिटिव चार्ज से इस आर वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो सपोज मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, ये राइट एंगल, तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इसी आर वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस करें और इस चार्ज से भी इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, राइट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। चलिए अब यहां पर देखो, इस ट्राइंगल में देखोगे तो दिस साइड अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। चलिए पॉइंट सी को मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट सी, ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा। नो दिस साइड अपॉन दिस साइड, आई एम सॉरी, दिस साइड अपॉन दिस साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस राइट ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। तो पक्की बात है अगर ये पॉइंट एन है, एम सी इज इक्वल टू एन सी, दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, ए साइन थीटा के इक्वल होने चाहिए कि नहीं, जरा चेक करके देखो। आई एम सॉरी, इट्स नॉट ए साइन थीटा, इट इज ए कॉस थीटा। इट शुड बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। देखो दिस साइड अपॉन ए, एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये साइड भी कितनी हो जाएगी, एमसी भी कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा, राइट। ये चीज क्लियर होगी। नाउ इन राइट ट्राइंगल जनरली डायपोल, आइडियल डायपोल बताया था जिसकी लेंथ बहुत स्मॉल होती है तो आर डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा। तो ये वाला राइट ट्राइंगल जो यहां बना हुआ है, इस राइट ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे बहुत लंबा राइट ट्राइंगल है, ठीक है। सो इन राइट ट्राइंगल PMB, इस राइट ट्राइंगल PMB के अंदर देखिए जरा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं PB इज इक्विवेलेंट टू PM एंड व्हाट इज PM? अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या था, R में से इस डिस्टेंस को माइनस करो तो ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना, जो अभी अभी हमने मेंशन किया था, दैट इज a cos थीटा। सो दैट शुड बी इक्वल टू R माइनस a cos थीटा। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, R माइनस a cos थीटा। सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल, अभी समझाता हूं दोबारा से, PNA, ये वाला जो राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल में हम ये कह सकते हैं जो PA डिस्टेंस है, PA इज इक्विवेलेंट टू PN, और PA क्या है, इसे हम नाम दे रहे थे R2, सो R2 इज इक्विवेलेंट टू PN। क्या होगा, यहां तक डिस्टेंस R था प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये अगेन a cos थीटा है, दैट इज R प्लस a cos थीटा, ठीक है। तो वैसे जैसे आपने ये लिखा, इसको भी अगर आप अलग से लिख लें, और वी कैन से इस डिस्टेंस को नाम दिया था R1 इज इक्विवेलेंट टू R माइनस a cos थीटा, ठीक है। सो R1 और R2 की वैल्यू देखिए, R, A और थीटा की टर्म्स में हमारे पास आ चुकी है। R1 इज R माइनस a cos थीटा, R2 इज इक्वल टू R प्लस a cos थीटा। ये करना जरूरी था। ये ऐसा क्यों आया, जरा आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, अगर ये R डिस्टेंस बहुत लार्ज है, मान लीजिए ये इस तरह का एक राइट ट्राइंगल मैं आपके सामने रखता हूं, ये एंगल 90 है ऑलमोस्ट, ये भी 90 हो रहा होगा ऑलमोस्ट, है ना, ये एंगल बहुत स्मॉल होगा, तो क्या हम इस साइड और इस साइड को इक्वल मान सकते हैं? देखिए वहां पे पहले ट्राइंगल PMB में ऐसी सिचुएशन है, PMB में तो ये जो डिस्टेंस था R1 आप इसको PM के इक्वल मान सकते हैं, और ये जो PM है P से लेकर M तक, ये टोटल डिस्टेंस R माइनस a cos थीटा होगा कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, बस इसके बाद बहुत इजी है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, चार्ज प्लस Q की वजह से, मान लीजिए उसे नाम देता हूं V पॉजिटिव, दैट शुड बी इक्वल टू KQ बाय R1, KQ बाय R1, और R1 की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी R माइनस a cos थीटा, दैट इज KQ अपॉन R माइनस a cos थीटा, राइट। आप चाहे इक्वेशंस की नंबरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू हमने पुट की।
नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, इस चार्ज माइनस Q की वजह से कितना पोटेंशियल होना चाहिए, उसे नाम देते हैं V नेगेटिव, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है। सो दैट इज K इंटू माइनस Q अपॉन R2, इजंट इट? इसका डिस्टेंस कितना है R2, और जो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट V नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2, किसके इक्वल था बेटा, दैट इज R प्लस A cos थीटा। ठीक है, तो दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल हम डिटरमिन कर चुके हैं। चलिए क्विकली डिटरमिन करते हैं नेट पोटेंशियल एट P। तो पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जरा कैलकुलेट करते हैं। सो V शुड बी इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, इजंट इट? V पॉजिटिव क्या, जरा देखो, KQ अपॉन R माइनस A cos थीटा, और V नेगेटिव क्या है, माइनस KQ अपॉन R प्लस A cos थीटा। ठीक है, तो KQ को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा आएगा, राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, KQ कॉमन है, इन दोनों का एलसीएम आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? और ये आ जाएगा यहां पे, दैट इज R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। ठीक है, अब आप जरा चेक करो, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे R नेगेटिव होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस A cos थीटा। तो यही कैलकुलेशन आगे मैं यहां करने जा रहा हूं। सो दिस इंप्लाइज दैट V नेट या नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ इंटू ट्वाइस A cos थीटा। ये दोनों एडअप हो जाएंगे, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? अब Q इंटू ट्वाइस A क्या होता है, P होता है कि नहीं? व्हाट इज डायपोल मोमेंट, P इज Q इंटू 2A, तो इसको मैं लिख सकता हूं Q इंटू 2A को P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को रिलेट करो जरा इन फॉर्मूले के साथ। अगर यही पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पे होता, ये यहां ना हो कि एक्सियल लाइन पे होता, तो थीटा की वैल्यू क्या होती, 0 होती। अगर थीटा 0 हो गया, cos 0 इज 1, तो यहां पे 1 लिख दो, यहां पे 1 लिख दो। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, V एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, राइट? अगर आप कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे ले रहे हैं यहां पे कहीं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। व्हाट इज cos 90, 0 होता है। तो देखो V इक्वेटोरियल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है 0, वो क्वेश्चंस में आपने खुद अटेम्प्ट करके देखा था। आप चाहेंगे तो अलग से करके देख सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक पॉइंट लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल देखो और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल देखो, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। हाँ, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऐड करोगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे नेट पोटेंशियल अपने आप 0 आ जाएगा, राइट? सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। बट चूंकि डायपोल की लेंथ हमेशा स्मॉल होती है, तो अगेन वही assumption हम यहां पे यूज करेंगे। इफ आर डिस्टेंस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू A, देन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज जस्ट इक्विवेलेंट टू R स्क्वायर। आप A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर फॉर लार्ज डिस्टेंसेस V का जो फॉर्मूला और सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास, दैट इज KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर ओनली। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। बेसिकली ये फॉर्मूला था KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जो कि यहां पे मैंने लिखा है। बट ज्यादातर डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल होती है, हम आइडियल डायपोल इसी को कहते हैं, और प्रैक्टिस में जो हमें डायपोल मिलते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इसलिए इस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, राइट? एक चीज और अगर आप यहां पे समझें, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। वो जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले, उनमें शायद उन्हीं में एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ये लॉजिक मैंने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा बेटा। फिर इसके बाद मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये डेरिवेशन आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ढूंढा, नेगेटिव का ढूंढा, जस्ट दोनों को एड अप किया, सिर्फ बीच में एक काम किया, इस R1 को R की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, R और A cos थीटा, और इस R2 को भी एक्सप्रेस किया था। ठीक है, बस वैल्यूज पुट किए हैं, अपने आप ये सॉल्यूशन हमारे सामने आ चुका है, राइट? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे।
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। हाँ जी बेटा, क्विकली बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है बेटा, नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो। An equipotential surface is a surface potential at every point of which is constant. Such a surface is said to be equipotential surface. Very simple. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बेटा प्रॉपर्टीज पे बाद में आते हैं। पहले कुछ केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम ड्रॉ करके देखेंगे कि ये किस तरह के सरफेसेस बनेंगे। चलिए जरा क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ बेटा यहां याद रखिएगा, ये सरफेसेस की शेप ऐसी क्यों है, ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। बट एक मिनट के लिए अगर लॉजिक ना भी पता हो तो क्रैम कर लेना बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो ये आपको शेप्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये सरफेसेस कैसे बनेंगे, किस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के केस में कैसे, ठीक है। सेकेंडली लॉजिक भी पता होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि भाई लॉजिक नहीं पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, बट पहला स्टेप है क्रैम करना। देखिए जब आपने फर्स्ट टाइम एबीसी पढ़ी थी, क्या क्रैम की थी कि नहीं? 1 2 3 क्रैम किया था, टेबल क्रैम किए थे। तो पहली बार कोई चीज हम जब देखते हैं तो सिंपली उसको कॉपी करते हैं, सीखते हैं, अंदर डालते हैं, फिर बाद में इंफॉर्मेशन को रिलेट करना होता है। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फिलहाल मैंने कैसा चार्ज लिया? अब बोलोगे सर डायग्राम में लिखा नहीं है। भाई लिखा नहीं है, डायरेक्टली बताया, फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं तो इसका मतलब चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फील्ड लाइंस इनवर्ट डायरेक्टेड होती, रेडियली इनवर्ट्स होती। हाँ, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी स्फेरिकल। ये कैसे सरफेसेस होने चाहिए? स्फेरिकल। तो मैंने यहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी दिखा दी और फील्ड लाइंस भी साथ ही साथ दिखा दी, ठीक है। ये फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? याद करो, रेडियल होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स। और इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे? स्फेरिकल। किस बेसिस पे कहा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था Q/R। अगर ये चार्ज Q है, अब इससे R भी फिक्स कर दो, Q भी फिक्स कर दो। K तो पहले से फिक्स्ड है तो V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट चार्ज से फिक्स्ड R डिस्टेंस वाले अगर आप सारे पार्टिकल्स को, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो कैसी शेप बननी चाहिए? स्फेरिकल। अगर मैंने इसको सेंटर पर रख के एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया तो स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से बराबर होगा। जब डिस्टेंस बराबर होगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, राइट। दूसरी चीज बेटा, रेडियल लाइन, कोई सर्कल हो या स्फेयर हो, रेडियल लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब टेंजेंट एक लाइन है जिसका एक पॉइंट कॉमन है सर्कल या स्फीयर के साथ, जिसकी भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट तो इस सर्कल में और लाइन में कॉमन था। इसका मतलब सर्कल के इस पॉइंट पे भी अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? रेडियस, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हमें और एक्स्ट्रा क्लियर हो जाती है। फिलहाल तो शेप हमने डिस्कस की, एक चीज यहां पे इस डायग्राम में ये दिख रही है कि रेडियल लाइन तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो इस डायग्राम में पहले केस में हमें एक चीज समझ आ रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और फील्ड लाइंस के बीच में एंगल हमेशा कितना बन रहा है? 90 डिग्री, राइट। पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, नेगेटिव है तो इनवर्ड्स, बट शेप ऐसी रहेगी। फील्ड लाइन और सरफेस के बीच में एंगल हमेशा 90 बना रहेगा, राइट। एक चीज ये। दूसरी चीज देखिए, जैसे से दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये 10 वोल्ट, ये ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, दूसरे वाले का सपोज 9 वोल्ट है, तीसरे वाले का 8 वोल्ट है, इसका 7 वोल्ट है। मतलब किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि इसके अपने सरफेस के हर एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, लेकिन इसका तो अलग होगा ना। तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर आपने फिक्स कर दिया, जैसे फिलहाल मैंने 1 वोल्ट के डिफरेंस पे अलग अलग सरफेसेस ड्रॉ किए हैं, आप अलग भी ले सकते हैं, 2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, कुछ भी डिफरेंस ले लीजिए। अगर ये डिफरेंस आप फिक्स करते हुए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले दो में गैप कम है, अगले दो में गैप उससे ज्यादा है, अगले दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस में गैप उससे ज्यादा होता जा रहा है। इसको प्रूव भी करेंगे, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की
कि जहां फील्ड स्ट्रांग है वहां दो सरफेसेस क्लोजर है, जहां फील्ड वीक हो गया वहां ये सरफेसेस दूर दूर चलते जा रहे हैं। हर केस में ये लॉजिक एप्लीकेबल होगा। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस के बीच में एंगल 90। दूसरा, फील्ड जहां स्ट्रांग है वहां सरफेसेस क्लोजर है, जहां फील्ड वीक है वहां सरफेसेस के बीच का गैप बढ़ चुका है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के केस में फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हैं। लाइन चार्ज मैंने ड्रॉ किया और ये टॉप व्यू भी थोड़ा सा दिखाया है कि टॉप से देखने पे ये लाइंस इस तरह से दिख रही होंगी। इस केस में किसी लाइन चार्ज से बराबर डिस्टेंस के अगर सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो कैसी शेप बनती है? स्फेरिकल। तो बेटा सिलिंड्रिकल। तो इस केस में कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनने चाहिए? दोज शुड बी सिलिंड्रिकल। बाकी लॉजिक सेम एप्लीकेबल है। वैसे भी देख लो, यहां पे एंगल 90 बना रही होगी फील्ड लाइन की नहीं? पहले दो सरफेसेस में गैप कम होगा, अगले दो में उससे ज्यादा, अगले दो में उससे ज्यादा। ये लॉजिक यहां पे भी एप्लीकेबल है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, अब यहां पे डायपोल और यहां दो लाइक पॉइंट चार्जेस। डायपोल में अनलाइक चार्जेस होंगे, एक अगर माइनस क्यू है तो दूसरा चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू होगा। अब इसके केस में फील्ड लाइंस हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो ये रेड कलर से मैंने फील्ड लाइंस पहले ही प्लॉट कर दी। उसके बाद बारी आई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। अगर तो अकेला पॉइंट चार्ज है उसके केस में स्फेरिकल बनते हैं, चार्ज सेंटर पे और स्फेरिकल सरफेस। यहां पर क्या करना है आपको? मान लो चार्ज को यहां रखा, अब इसके आसपास स्फेयर अगर आप ड्रॉ कर लें और उसके बाद स्फेयर के इस एज को खींच के इधर स्ट्रेच कर दें। देखो ये पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी ओवल शेप बन रही है और ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, इस साइड से स्ट्रेच कर दिया हमने। मतलब इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये पॉइंट इस चार्ज के करीब है और ये वाला पॉइंट इस चार्ज से दूर है। इस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये पॉइंट इस चार्ज के करीब है और ये वाला पॉइंट देखो कितनी दूर है। तो आप ऐसा मानो दोनों के अराउंड स्फेयर ड्रॉ किए, स्फेयर को बाद में हमने बाहर की ओर स्ट्रेच कर दिया। याद रखिएगा यहां कंफ्यूजन होती है इन दोनों केसेस में बच्चों को। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में बेटा आपसे, अच्छे से याद रखिएगा कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो बाहर को स्ट्रेच कर दो, स्फेयर बना के इनको थोड़ा बाहर को स्ट्रेच कर दो। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो देखो यहां इस केस में ये अंदर की तरफ स्ट्रेच हो गए हैं। इसको मान लो ये स्फेयर ड्रॉ करके इसको अंदर की तरफ मैं स्ट्रेच कर देता, बाहर ये क्लोजर है, अंदर देखो अंदर एक्सपेंड करते जा रहे हैं। हाँ, लाइक के केस में कोई ना कोई सरफेस ऐसा भी होगा जो दोनों चार्जेस को एनक्लोज करेगा। अनलाइक के केस में ऐसा कोई सरफेस नहीं हो सकता, ऐसा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता जो कि दोनों चार्जेस को एनक्लोज करे। राइट, इनके बीच में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और बनेगा बेटा, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। हमने अभी भी डिस्कस किया था डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहती है? 0। जब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल है ही 0 तो कांस्टेंट वैल्यू हुई कि नहीं? जब वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम्स गिवन है, अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करके आपने मुझे सेंड करनी है। मैं चेक करूंगा आप ठीक ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। शीट ऑफ चार्ज कैसा फील्ड प्रोड्यूस करती है? यूनिफॉर्म फील्ड। तो इसलिए मैंने शीट ऑफ चार्ज अलग से नहीं लिखा, मैं सिंपली यूनिफॉर्म फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने जा रहा हूं। यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पैरेलल लाइंस के साथ। तो यहां मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। अभी अभी आपको एक लॉजिक बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस के बीच में एंगल हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री। तो यही लॉजिक अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं कि बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं, एक ऐसा सरफेस ढूंढिए जो इन सभी लाइंस के परपेंडिकुलर हो। अगर बहुत सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं और किसी एक सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, सभी लाइंस पैरेलल लाइंस किसी एक सरफेस के परपेंडिकुलर है, पक्की बात है वो सरफेस कैसा होगा? प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए? प्लेन। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे? प्लेन सरफेसेस। हाँ, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और यहां पर गैप बराबर रहेगा, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। क्यों? क्योंकि जहां फील्ड स्ट्रांग है वहां दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के बीच का गैप कम होता है, जहां फील्ड वीक है वहां ये गैप बढ़ जाता है, रेयर हो जाते हैं। लेकिन यहां पे तो फील्ड है ही यूनिफॉर्म। राइट, हाँ बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड के केस में हम ये जानते हैं कि इनको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीजें मैंने डिस्कस की थी, बट एक चीज मैं वहां बताना आपको भूल गया था कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन प्लेन ऑफ बोर्ड में दिखानी है या प्लेन ऑफ पेपर में, वो तो आप ऐसे दिखाएंगे, बट कभी कभी हम इस तरह से दिखाते हैं। ये है यूनिफॉर्म फील्ड डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड्स। यहां पे हर एक क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फील्ड लाइन। तो ये फील्ड लाइन कहां डायरेक्टेड है? नॉर्मली इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ये फील्ड लाइंस बता रहा हूं।
कि अगर आपको कभी डायग्राम में फील्ड नॉर्मली इनवर्ड एंटर करता हुआ दिखाना तो ऐसे, और अगर नॉर्मली आउटवर्ड्स आती हुई फील्ड लाइंस दिखानी है तो हर एक लाइन को आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से डॉट और क्रॉस एक एक फील्ड लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। क्रॉस मतलब नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्टेड, डॉट मतलब नॉर्मली आउटवर्ड्स, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं बेटा बाकी तो बड़े आराम से क्लियर हो गए होंगे आपको, और यहां पे भी ये चीज डिस्कस की थी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आगे ट्रेवल करोगे इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर में, मान लो इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका 9 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट, तो किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में डीवी फिक्स्ड है 1 वोल्ट, तो डी आर भी फिक्स होना चाहिए। क्यों फिक्स होना चाहिए? क्योंकि ई न्यूमेरिकली डीवी बाई डी आर के इक्वल है। चूंकि यहां पे ई कांस्टेंट है, डीवी कांस्टेंट है, तो पक्की बात है दो सरफेसेस के बीच का डी आर भी फिक्स हो जाएगा, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। तो बेटा ये सारी की सारी डायग्राम्स आपने ड्रॉ कर लेनी है, अच्छे से समझनी है। इससे पहले कि मैं अगले पार्ट पे बढ़ूं प्रॉपर्टीज पे, मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि कभी आप भूल जाएं कि किस केस में इन सफेयर्स को बाहर स्ट्रेच करना था और किस केस में अंदर स्ट्रेच करना था। तो थोड़ा सा लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस केस में। सपोज आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। अब इससे बराबर डिस्टेंस के दो पॉइंट्स लिए, जितना डिस्टेंस मैंने यहां लिया ठीक उतने ही डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट लिया। पक्की बात है इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। लेट अस से इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट है इस चार्ज की वजह से, ठीक है। अगर ये चार्ज अकेला है तो इसीलिए इस केस में कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते थे हमारे पास स्फेरिकल। बट अगर इसकी विसिनिटी में इसके आसपास एक दूसरा मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, मान लीजिए यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं माइनस क्यू। अब माइनस क्यू की वजह से आसपास पूरी स्पेस में हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अब इस पॉइंट पे भी नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इस पे भी, बट ये करीब है तो इस पे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, आर्बिट्रेरी एग्जांपल है, यहां पोटेंशियल आ गया -6 वोल्ट और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल आ गया -8 वोल्ट, राइट। दोनों को जरा ऐड करो, 10 - 8 इज 2 वोल्ट, 10 - 6 इज 4 वोल्ट, है ना। तो अब अगर तो ये चार्ज ना होता तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर था, बट इस नेगेटिव चार्ज के पास आते ही इस पॉइंट का पोटेंशियल हायर और इसका लोअर है। तो या तो मैं यहां पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जिसका पोटेंशियल 2 वोल्ट के बराबर हो, तो या इस साइड पे इस पॉइंट को छोड़ दूं जहां जैसे इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो यहां एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जिसका पोटेंशियल 4 वोल्ट हो। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि अगर मुझे तो नेगेटिव चार्ज से दूर जाना पड़ेगा तो वो पॉइंट कहां पे आना चाहिए, थोड़ा इस साइड पे, राइट। जैसे मान लो यहां पे आ गया मैं, यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, लेटर से ये हो गया 9 वोल्ट, बट नेगेटिव की वजह से भी और कम हो जाना चाहिए। जहां -8 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और कम हो जाएगी। सपोज दूर आते आते ये नेगेटिव चार्ज से काफी दूर आ चुके हैं, लेटर से इसकी वजह से पोटेंशियल आ गया यहाँ पे -5 वोल्ट, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो अब ये दोनों पॉइंट एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। यही मैंने कहा था इस स्फीयर को बाहर को स्ट्रेच करना है, किस केस में, डायपोल के केस में, ठीक है। वैसे आप नेगेटिव चार्ज के आसपास भी बेटा ये काम आपको करना होता है। इन्हीं तरीकों से तो नॉलेज ग्रो करती है यहाँ पे अपने आप। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से थोड़ी आप एक्सपर्ट बनते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को रिलेट करने से। क्वेश्चंस क्या काम करते हैं, न्यूमेरिकल क्या काम करते हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने पे आपको मजबूर करते हैं और इंटर रिलेट करने पे। तो आप ये इंटर रिलेट खुद क्यों ना करके देखें, ठीक है। वैसे यहां पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां स्फीयर इनवर्ट स्ट्रेच किया हमने। अब ऐसे क्यों इनवर्ट स्ट्रेच हुए होंगे, मैं फिर से ऐसी एग्जांपल लेता हूं एक। अगेन मैंने मान लीजिए एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा +Q या +Q1, ठीक है, दिस इज +Q1। इसकी वजह से दो पॉइंट्स लिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों इससे बराबर डिस्टेंस पे हैं। पक्की बात है दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। मान लीजिए इसका 10 वोल्ट है तो इसकी वजह से इसका भी कितना होगा, 10 वोल्ट। अब मैंने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहां रखा +Q2, इसकी वजह से हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 8 वोल्ट और इसका आ गया 6 वोल्ट। चूंकि ये दूर है इससे तो इसका असर यहाँ पे कम होगा। टोटल करेंगे तो ये आ गया 16 वोल्ट और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया 18 वोल्ट। तो
तो अब तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं है, एक 16 वोल्ट पे एक 18 वोल्ट पे। मान लो इस पॉइंट को इंक्लूड करूं तो मुझे यहाँ पे भी 18 वोल्ट वाला पॉइंट चाहिए, तो मुझे पॉजिटिव चार्ज के करीब जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आया, थोड़ा और करीब आया, पॉजिटिव का असर बढ़ गया, इस पॉजिटिव का भी असर बढ़ा। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल हो गया 8 वोल्ट, तो अब ये सरफेस कुछ इस तरह से बनना चाहिए जो इस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो सरफेसेस इनवर्ड स्ट्रेच हो रहे हैं इस केस में, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो इस लॉजिक्स पे भी वर्कआउट कीजिए और ये सरफेसेस याद रखिए कैसी शेप के बनेंगे। इसके बाद मैं आता हूं इनकी प्रॉपर्टीज। हाँ जी बेटा, क्विकली डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मेनली 4 प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज पार्टिकल उठाएं, यहां से लेकर यहां आ जाएं, यहां से लेकर यहां आ जाएं, कहीं पे भी आ जाएं, इसका वर्क डन हमेशा कैसा होना चाहिए? जीरो। भाई क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि पिछले पार्ट में बार बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, नॉर्मली वर्क डन के लिए हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, बट कभी चार्ज पार्टिकल को मूव करने का वर्क डन आपको कैलकुलेट करना हो तो ज्यादा इजियर अप्रोच है। अगर आपको पोटेंशियल्स की वैल्यू पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के, तो वर्क डन क्या होता था? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इसमें बेटा एक चीज और याद रखिएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आपको चाहिए तो टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल करेंगे, और अगर आपको वर्क डन बाय द फील्ड चाहिए हो तो वो टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एनीवे, सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। जब पोटेंशियल बराबर है तो डिफरेंस कितना हुआ? जीरो होना चाहिए कि नहीं, राइट? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन जीरो आ जाना चाहिए। वेरी सिंपल, कॉमन सेंस की बात है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीजें मैं यहां पे भी डिस्कस करता। फील्ड लाइंस आर द नॉर्मल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपको इसे प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि नॉर्मल नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हमने क्या दिया जी? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। ये ई वेक्टर मैंने यहां डायग्राम में इंडिकेट किया है। ई की डायरेक्शन ये, मान लीजिए सरफेस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा, कोई एंगल थीटा बना रहा है, हमें नहीं पता ये 90 है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट, तो Q नॉट पे जो फोर्स एक्ट करनी चाहिए वो, अगर ये पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, तो F की वैल्यू कितनी होगी? Q नॉट इंटू ई, इजंट इट? अब मान लीजिए इसको मैं एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो जैसे मैं छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो dw क्या होगा? F डॉट dr, इजंट इट? अब F डॉट dr है तो F को लिख सकते हैं Q नॉट ई डॉट dr। ठीक है, और हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q नॉट ई dr cos थीटा, इजंट इट? A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। बट वी नो, फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, dw इज जीरो। Since dw is 0, therefore we can say Q naught E dr cos theta is 0। अब देखो भाई, चार्ज जीरो नहीं है, फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट है, ये तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या जीरो होगा? cos थीटा जीरो होगा, और cos थीटा जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं? किस एंगल के लिए cos जीरो होता है? 90 डिग्री के लिए cos जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? उसके बाद बेटा जी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल फील्ड लाइंस की तरह, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी फील्ड की, जैसे फील्ड लाइंस में था। हाँ, वहां पे टेंजेंट आपको फील्ड की डायरेक्शन देती थी, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे टेंजेंट नहीं बल्कि नॉर्मल आपको फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? यहां मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, क्विकली सुनिए ध्यान से और लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स पे। No two equipotential surfaces can ever intersect each other. Why? Because if they do so, देखिए, because if they do so, we will get two normals. We will get two normals at every common point. At every common point कहो या point of intersection. अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बीच में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं।
अब हर एक कॉमन पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो किसका नॉर्मल है? सरफेस का। तो दो सरफेस है, एक इस सरफेस का नॉर्मल होगा, अगर दूसरा सरफेस है तो एक उसका नॉर्मल होगा, तो दो दो नॉर्मल मिलेंगे एक हर एक पॉइंट पे। बिकॉज इफ दे डू सो देन वी विल गेट टू नॉर्मल्स एट ईच कॉमन पॉइंट विच इंडिकेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द सेम पॉइंट। क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग होता है फील्ड, अगर दो डायरेक्शन आ रही है नॉर्मल की तो इसका मतलब फील्ड की दो दो डायरेक्शन उस पॉइंट पे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो एक पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते, तो इसके आगे आप लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, राइट। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर रिलेटिवली क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड। ये बीच में मेंशन कर चुका हूं, पहले दो में गैप कम होगा, अगले दो में ज्यादा, अगले दो में ज्यादा। जैसे जैसे फील्ड वीक होता जाएगा दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन बढ़ती जाएगी। ये हमने किसके बेसिस पे बताया? देखिए, E इज इक्वल टू मॉड ऑफ dv अपॉन dr। इफ dv इज कांस्टेंट, इफ dv इज कांस्टेंट, ये तब की बात है, ऐसा नहीं कि रैंडमली सरफेस ड्रॉ करो। यहां देखिए 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, किन्हीं दो में गैप कितना, डिफरेंस कितना पोटेंशियल का? 1 वोल्ट फिक्स्ड है ना। ये थोड़ी कि पहला 10 पे, दूसरा 9.9 पे, तीसरा 8.8 पे, चौथा 5 वोल्ट पे, ऐसा तो नहीं है रैंडमली। अगर फिक्स्ड पोटेंशियल के डिफरेंस पे आप अगले सरफेसेस ड्रॉ करें, अगर dv को आप फिक्स रखें, तो दिस इंप्लाइज दैट dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। तो दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के बीच का गैप, मान लीजिए यहां पर दो सरफेसेस हैं मेरे पास, ये एक सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। एक के सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू है V प्लस dv और इसके सरफेस पे है जस्ट V। देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल कम होता है। और सपोज इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट इज dr। नो, dr शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। जहां E स्ट्रांग होगा, E की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के बीच का गैप कम होगा, राइट। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। एक छोटा सा लॉजिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको रिलेट करवाऊंगा आप। बेटा, हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पढ़ा हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़े। क्यों ना एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिटरमिन की थी ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो अगर हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, हॉलो चार्ज स्फीयर से हमारा मतलब है चार्ज सारा का सारा कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसके आउटर सरफेस पे। तो पहले जरा फ्लैशबैक में चलो, जब हमने गॉसियस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमिन की थी, इस हॉलो चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस है r, तो हमने देखा था बाहर के पॉइंट्स पे फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आ रही थी जो पॉइंट चार्ज के केस में आती है। और वहां पे ये चीज में मैंने बोली थी, ऐसा लगता है कि मानो ये सारा का सारा जो चार्ज है बाहर के पॉइंट्स के लिए इस तरह से एक्ट कर रहा है कि मान लो ये कंसंट्रेट होकर पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पे बैठा है, ठीक है। तो भाई पोटेंशियल के लिए भी वैसा ही है। इसके बाहर के पॉइंट्स पे अगर आपको पोटेंशियल डिटरमिन करना हो यहां से इधर आके, तो उस V की वैल्यू वही आनी चाहिए जो हमने पॉइंट चार्ज के केस में फॉर्मूला अप्लाई किया, KQ बाय स्मॉल r। स्मॉल r इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R। हम चाहें तो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी वैल्यू हम सिग्मा के टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू को अगर आप पुट करें सिग्मा इंटू 4πr², तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r। 4π कैंसिल आउट हो गया, इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन ε0 इंटू कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r। एनीवे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए ये रहेगा। सरफेस पे आ जाओगे तो यहां पे V एट द सरफेस, इसमें आपको क्या करना है, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R, या तो K कैपिटल Q बाय कैपिटल R, या फिर इसमें स्मॉल r की जगह अगर आप कैपिटल R पुट करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन ε0 इनटू कैपिटल R, राइट। तो वही फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज का है बाहर के पॉइंट्स के लिए, बस Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा पुट की तो ये आ गया। सरफेस पे आना तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो इन दोनों फॉर्मूले में, तो ये आ गया आपके पास सरफेस का पोटेंशियल। और अंदर के रीजन में अगर V इनसाइड की बात करूं, V इनसाइड
इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, जितना की पोटेंशियल सरफेस पे है। ये थोड़ी सी चेंज है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना था, 0। और वैसे भी बेटा अगर E कहीं पे 0 हो तो इसका मतलब dV by dr 0 है। अगर dV by dr 0, व्हाट डज इट मीन, अगर dV by dr 0 है, किसी चीज का डेरिवेटिव कब 0 होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो अंदर V थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा और ये किसके इक्वल होगा, जितना कि सरफेस पे पोटेंशियल है। तो अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है, थ्रू आउट द वॉल्यूम 10 वोल्ट होगा। सरफेस पे 20 वोल्ट है, थ्रू आउट द वॉल्यूम 20 वोल्ट होगा। सरफेस पे -5 वोल्ट का पोटेंशियल है, थ्रू आउट द वॉल्यूम -5 रहेगा। पोटेंशियल अंदर 0 नहीं हो सकता बेटा जी, पोटेंशियल अंदर 0 नहीं हो सकता। तो वैसे ही अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें पोटेंशियल वर्सेस आर वेरिएशन दिखाऊं, स्मॉल आर, इस एक्सिस पे प्लॉट करें अगर हम पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंस आ गया जी कैपिटल आर हमारा। तो कैपिटल आर डिस्टेंस तक यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, V कांस्टेंट है। और ये वैल्यू क्या है, वही जो V एट द सरफेस की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है, ये वही है। हाँ, बाहर आ जाओगे तो इट इज इनवर्सली, V आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसको आप V आउटसाइड कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। चलिए, इस क्लास के बाद क्विकली मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी स्पेस, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को बेटा, आपको मुझे आंसर में बताना है, ऐसी स्पेस बताइए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है मगर पोटेंशियल 0 नहीं है। नंबर 1, ऐसी स्पेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मगर पोटेंशियल 0 नहीं है। एंड नंबर 2, कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसे पॉइंट्स, कोई ऐसी पोजीशन बताइए जहां पोटेंशियल तो 0 है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ठीक है, नंबर 1 जहां पे E 0 है बट V इज नॉट 0। नंबर 2 जहां V 0 है बट E इज नॉट 0। तो आप मुझे बताएंगे ऐसा किस किस केस में पॉसिबल है, कहां कहां। ठीक है, तो ये आपने मुझे क्विकली आंसर करना है, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके डियर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।